हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मानव प्रजनन का अध्याय। मानव प्रजनन में हमने नर जननांग की सारी संरचना पूरी कर ली और मादा जननांग की संरचना पूरी कर ली। लेकिन जब हम प्रजनन की बात करते हैं तो प्रजनन हमेशा युग्मकों के बीच होना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मानव की और मादाओं में होता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में बड़ा स्पष्ट है कि दो युग्मक बनेंगे और दोनों युग्मकों के संलयन से एक युग्मनज बनेगा। यस और नो? तो हमने नर युग्मक कैसे बनता है, कहां बनता है, क्या उसका पाथवे होता है, कैसे वो नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं वो शुक्राणु किस तरीके से परिवर्तित होके और कैसे कैसे रास्ते से निकल के पहुंचता है मादा के योनि तक, ये कहानी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन नर के युग्मक से अकेले कुछ नहीं होना, मादा युग्मक की भी आवश्यकता होगी और इसलिए हम आज पढ़ेंगे मादा युग्मक के बारे में। बच्चों, मादा युग्मक की जब हम बात करते हैं तो नर युग्मक से मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। दोनों का युग्मक जनन देखा जाए तो कहीं से कोई समानता नहीं दिखती, बिल्कुल ही अलग तरीके से मादा का युग्मक जनन चलता है नर की अपेक्षा। जब हम बात करते हैं मादा में युग्मक जनन की तो हमने सीखा था कि नर के अंदर युग्मक कब बनेगा, जब वह अपनी वृद्धि अवस्था, नॉट वृद्धा, बूढ़ा नहीं हो गया पहले, वृद्धि अवस्था को पार करके जनन अवस्था में आता है। जब वो अपने बाल्यावस्था को पार करके किशोरावस्था में आता है तो किशोरावस्था में आते समय उसके शरीर के अंदर एक निश्चित आयु के बाद, जो जनरली 13, 14, 15 साल के आसपास की होती है, उसके शरीर में जनन हार्मोन का स्रावण शुरू हो जाता है। और जब एक बार उसके अंदर जनन हार्मोन का स्रावण होने लगा तो जनन हार्मोन की वजह से उसके अंदर नर युग्मक का निर्माण उसके वृषण कोषों के अंदर उपस्थित वृषण में शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मादा की तो कहानी बड़ी ही अनोखी है। मादा के अंदर युग्मक जनन मादा के भ्रूण अवस्था से ही शुरू हो जाता है। यस बच्चे, जब मादा यानी जब बच्ची मां के गोद में होती है, गोद में भी नहीं आई होती ठीक से, अभी भ्रूण बन रहा होता है, कोशिकाओं का विभाजन हो रहा होता है, तो पहले महीने तक ही इसके अंदर लगभग 17,000 ऐसी कोशिकाएं बन चुकी होती हैं जो भविष्य में युग्मक का निर्माण करेंगी, अंड कोशिका का निर्माण करेंगी। लेकिन यह बात मैंने बताई पहले महीने की। और जब बच्ची पैदा होती है तो इसके दोनों अंडाशयों के अंदर ऐसी 2 लाख कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब दोनों जोड़ ले तो 4 लाख, 2 लाख कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि वो 2 लाख कोशिकाएं इसके अंदर अंड जनन करके अंड कोशिका बना सकती है। तो पहला जो बहुत मेजर, बहुत ही मुख्य अंतर हो गया कि नर के अंदर युग्मक जनन कब शुरू हुआ, उसके जनन अवस्था के साथ। लेकिन मादा के अंदर युग्मक जनन कब शुरू हुआ, उसके उसके भ्रूणावस्था से, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी तब से। क्लियर है? नर के अंदर हमने सीखा था, जब मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं, वो शुक्र जनन कोशिकाएं विभाजित होकर जब अपना नंबर बढ़ा रही होती है। बताया था 3 अवस्थाएं, एक तो ऐसा जहां पे वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे, एक जहां पे अपना आकार बढ़ाएंगे और एक वो जहां पे कोशिका विभाजन होता है। यस और नो? तो जब मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करते हैं, जहां पे वो अपनी संख्या बढ़ा रहे थे, तो संख्या बढ़ाने की अवस्था में वहां पे 2 तरीके की कोशिकाएं बनती थी। एक कोशिका वो जो फिर से स्टेम सेल की तरह काम कर रही थी और ज्यादा शुक्र जनक कोशिकाएं बनाने लगी थी। यस और नो? और उनमें से कुछ कोशिकाएं आगे आके शुक्राणु का निर्माण करी थी, कुछ बनाने लगी फिर से नए कोशिकाएं और कुछ उसमें डिवाइड होकर शुक्राणु बनाने लगी थी। याद है आपको? पीछे से एक बार देखिएगा। मादा के अंदर ऐसा नहीं है। मादा के अंदर जो कोशिकाएं अंड बना सकती हैं, अंड जनन कर सकती हैं, वो कोशिकाएं बन चुकी। कब? भ्रूण की अवस्था में ही। बच्ची के पैदा होने के बाद, भ्रूणावस्था के बाद उसके अंदर कोई कोशिका नई जुड़ती नहीं है, बल्कि पुरानी कोशिका जो उसके अंदर होती हैं वही कोशिकाएं बाद में उसके अंदर
कुछ स्पेसिफिक चीजों के, कुछ विशेष हार्मोन के प्रभाव में परिवर्तित होती हैं और परिवर्तित होके वो कोशिकाएं ही यहाँ पे अंड जनन करके अंड कोशिका का निर्माण करती हैं। तो मादा के अंदर जो मादा युग्मक जनन है वो कैसे होता है, आइए शुरू करें और समझे जरा बात को। बहुत अच्छा सा पॉइंट है, मादा युग्मक जनन। मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका। जो मादा युग्मक जनन है यहां पे क्या बनता है, अंड कोशिका बनेगी। लिख रहा हूं पॉइंट, जरा ध्यान से देखना। मादा के भीतर अंड कोशिका का निर्माण पुटिका कोशिकाओं से होता है। कहां से होता है, पुटिका कोशिकाओं से। पहली बात कि कहां से होगा, फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, पुटिका कोशिकाएं बोलते हैं। पुटिका मतलब छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी पुट्टी जैसी, मतलब पुट्टी कैसे बोले, सरसों के दाने जैसी छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनसे होता है मादा युग्मक का निर्माण। यह पुटिका कोशिकाएं मादा के भ्रूण अवस्था में ही बन जाती। कब बन जाती है, मादा के अंदर ये भ्रूण अवस्था में ही पुटिका कोशिकाएं कब बनती हैं, भ्रूण अवस्था में ही बन जाती हैं तथा जन्मोपरांत, जन्म के बाद इसमें कोई नई कोशिका नहीं जुड़ती। मादा के अंदर जन्म के बाद कोई नई कोशिका नहीं जुड़ती है। हमेशा जो भ्रूणावस्था में बनी है वही कोशिकाएं रहेंगी और वही कोशिकाएं आगे जाके मादा युग्मक जनन करेंगी। जो भ्रूण के स्टेज में बन गई, भ्रूण की अवस्था में बन गई, पैदा होने के बाद कोई नई कोशिका नहीं पाई जाती तथा जन्मोपरांत कोई नई कोशिका नहीं बनती। बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म के बाद उसके अंदर कोई भी नई कोशिका नहीं बनती है। क्लियर बच्चे, स्पष्ट है? और सुनिए जरा बात को बढ़ाते आगे। हमने कहानी सुना भी है ना, हालांकि आपको इतना नहीं जानना चाहिए, पर ठीक है, सुन लेंगे तो अच्छा है। जब भ्रूण विकास हो रहा था और ये मादा भ्रूण था, तो इसके अंदर 17,000 पुटिका कोशिकाएं होती हैं। जरा समझिएगा कितना ज्यादा सख्ती से मादा युग्मक जनन हो रहा है, कितनी ज्यादा सख्ती से, कितनी प्रिसाइज मैनर में, मतलब कितना ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है कि ये ठीक है, नहीं ये नहीं, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि नर के अंदर शुक्राणु तो बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन अंड कोशिका एक ही निकलती है। दिखाऊंगा अभी। शुक्राणु बहुत सारे लेकिन अंड कोशिका एक ही निकलती है, और अगर वो अंड कोशिका अच्छी नहीं हुई
वो अंड कोशिका की अंदर पर्याप्त खाना नहीं हुआ, ऐसा नहीं, वो अंड कोशिका इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वो आगे जाके भ्रूण विकास कर सके और आगे जाके एक बेहतर शिशु को जन्म दे सके, तो प्रजनन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। और इसलिए ये प्रक्रिया अवरुद्ध ना हो, क्योंकि मानव कैसा है? सतत जनक है। मानव को हर सीजन में प्रजनन करने की आजादी है, हर सीजन में वो प्रजनन कर सकता है, सतत जनक है, वो मौसमी प्रजनक नहीं है। यस और नो? तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? 17,000 पुटिका कोशिकाएं जो होती है, ये विभाजित होकर एक महीने में ये सब विभाजित होकर बना लेती है अपना नंबर 7 लाख के आसपास। 7 लाख पुटिका कोशिकाएं, देखिएगा। पांच से 7 माह में लगभग, अब कोई बिल्कुल एग्जैक्ट तो काउंट नहीं कर सकते, लगभग 7,000 पुटिका कोशिकाएं बन जाती है। पर जब मादा भ्रूण विकसित होकर जब वो शिशु के रूप में बाहर आता है, जब बच्ची का जन्म होता है, तो उनके अंदर 2 लाख पुटिका कोशिकाएं पाई जाती है। इनके अंदर क्या होती है? 2 लाख पुटिका कोशिकाएं पाई जाती है। कब? 9वें महीने पे। और इन्हीं पुटिका कोशिकाओं के साथ मादा का जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? मादा का जन्म हो जाता है। और ये पुटिका कोशिकाएं कहां पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी अंडाशय के अंदर। कहां पे पाई जाएंगी बच्चे? अंडाशय के भीतर। अब जरा सीखेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। जब वो पैदा हुई तो 9 महीने की, तो उसके अंदर कितनी थी? 2 लाख के आसपास। अब देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मादा युग्मक जनन में। हमने अगर बना दे एक अंडाशय की संरचना बना दे, तो हम असल में अंडाशय को ऐसे ही देखते हैं। एक जो अंडाशय है, ये क्या है? एक अंडाशय। ये अंडाशय सामान्यतः 2 से 3 सेंटीमीटर का है। कितना है? 2 से 3 सेंटीमीटर का है। और ये होता है बादाम के आकार का। कैसा होता है ये? बादाम के आकार का, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी ऐसी संरचना होती है, बादाम नुमा। क्लियर है बच्चे? इस पुटिका के इस अंडाशय के अंदर, अब महिला के अंदर कितने? एक जोड़ी अंडाशय, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। एक जोड़ी अंडाशय होता है। मैंने एक बनाया है, दूसरा जोड़ी दूसरे साइड हो जाएगा। यस और नो? इसके अंदर अंडाशय को अगर हम देखते हैं, तो अंडाशय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसके ये बीच का हिस्सा, एक क्या हो गया? ये बीच का हिस्सा। ये वाला बाहर वाला भाग कहलाता है वल्कुट। अंडाशयी वल्कुट क्या कहलाता है? अंडाशयी वल्कुट, ओवेरियन कॉर्टेक्स। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये कहलाता है अंडाशयी मेडुला। तो अंडाशय जो है वो देखा जाए तो 2 भाग में बटा हुआ है। एक बाहर का भाग जिसे आप बोल रहे हैं वल्कुट, और एक बीच का भाग जिसे बोल रहे हैं आप मेडुला। यस और नो? इस अंडाशय के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। यहाँ पे अच्छे से ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इसके अंदर नर्व सप्लाई, नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छे से, ये ब्लड सप्लाई का पूरा सिस्टम है यहाँ पे।
क्लियर है बच्चे? इस तरीके से अंडाशय शरीर में है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब आप बोल रहे हैं यहाँ पे कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं को भी जिंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए। कोशिकाएं हैं तो यहाँ पे उपापचयी अभिक्रियाएं तो हो रही होंगी, यस और नो? और अगर यहाँ पे उपापचयी अभिक्रियाएं हो रही हैं, अगर यहाँ पे उपापचयी अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो उन उपापचयी अभिक्रियाओं से जो बनने वाला वेस्ट मटेरियल है वो भी तो यहाँ से निकलना चाहिए। तो उसके लिए कौन चाहिए? आपको चाहिए रक्त, रुधिर, कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां चाहिए, है ना? कैपिलरीज पूरा नेटवर्क फैला होगा, रक्त वाहिनियां आएंगी, उनकी कैपिलरीज का नेटवर्क पूरा इसके सभी कोशिकाओं को खाना पानी दे रही है। तो जब आप सीखते हैं यहाँ पे, तो इस अंडाशय के इस वलकुट भाग में, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अंडाशय के कौन से भाग में? इस वलकुट वाले भाग में यहाँ पे पाई जाती है पुटिका कोशिकाएं। यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी पुटिका कोशिकाएं होती है, फॉलिकुलर सेल्स होती है। और यही पुटिका कोशिकाएं क्या करती हैं? ये बनाती है मादा युग्मक। लेकिन बोलना जितना आसान है कि इन पुटिका कोशिकाओं से मादा युग्मक बन रहा है, ये मादा युग्मक बनाना इससे बहुत ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना? तो मादा के अंदर युग्मक जनन इस अंडाशय के अंदर कैसे हो रहा है, आपको एक एक बात अच्छे से थोड़ी डिटेल में समझाता हूं। आ जाओ बच्चे, देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बना लिया एक अंडाशय, ये लो। ये क्या बन गया? एक अंडाशय बन गया। ज्यादा अच्छा बादाम बन गया, कोई बात नहीं। ये मेडुला वाला भाग हो गया, मध्य भाग, और ये हो गया वलकुटीय भाग। ये क्या हो गया बच्चे? वलकुटीय भाग। देखना, हमने क्या किया, हमने यहां पे बना दिया पुटिका कोशिकाएं, ये लो, बहुत सारी छोटी छोटी पुटिका कोशिकाएं। कितनी संख्या? 2 लाख। कितनी संख्या है पुटिका कोशिकाओं की? 2 लाख के आसपास, है ना? पता है, यौनावस्था तक आते आते जब एक महिला, मैं ये भी मेंशन कर देता हूं यहां पे, यौनावस्था तक आते आते यहां पे 2 लाख थी, यहीं पे लिख देता हूं, यौना अवस्था तक आते आते ये पुटिका कोशिकाओं की संख्या है, ये एक अंडाशय में सिर्फ और सिर्फ 'यदि दोनों की बात करूं, अब ये जो नंबर है ये परिवर्तित हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि 3000 कर देंगे, हाँ ठीक है 300 के आसपास रह जाता है, सिर्फ 300 पुटिका कोशिकाएं। सोचिए, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई नर के अंदर जब युग्मक जनन हो रहा था, तो उसमें से जो ये युग्मक बनाने के लिए जो कोशिकाएं बनी थी, वही कोशिकाएं ऐसा विभाजन कर रही थी कि वो वापस से ऐसी कोशिका बना दे कि वह नर युग्मक बना दे, यस और नो? वही कोशिकाएं दोबारा से ऐसा विभाजन कर रही थी कि नर युग्मक बनाने वाली कोशिका वो खुद बना दे रही थी, यस और नो? यहां पे बनी तो बहुत ज्यादा, यहां तक पहुंच गई 7 लाख तक, लेकिन 700 भी नहीं बची, 300 के आसपास मात्र। और पता है, यहां पे जो अंड कोशिका बनेगी, हम अभी बनाएंगे, जो अंड कोशिका यहां पे बनेगी, वो अंड कोशिका सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक निकलती है। एक निकलती है कब? एक माहवारी चक्र में।
एक महीने का जो चक्र होता है जिसे आर्तव चक्र कहा जाता है मादाओं के अंदर, वो आर्तव चक्र में हर आर्तव चक्र के 14वें दिन यहां से एक अंड कोशिका निषेचित होती है। एक साइड से एक निषेचित हो पाती है, यस और नो? एक साइड से एक कोशिका निषेचित हो पाती है, और इनमें से भी जो 300 बची है, इनमें से भी कुछ मरती रहेंगी, कुछ जीती रहेंगी, ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा। तो महिलाओं के अंदर जो जनन क्षमता है वो उनके आर्तव चक्र के साथ शुरू हुआ। और एक बार आप जोड़ने की कोशिश करना बच्चे, एक बार जोड़ने की कोशिश करना। मान लेता हूं कि मादा के अंदर जो पीरियड्स है, जो आर्तव चक्र है, वो 13 साल से शुरू होता है। कब से शुरू हो रहा है? 13 साल से, और वो लगभग 53 साल तक चला, तो 40 साल हो गए। 40 साल में एक महीने में 12 निकले, तो 40 साल के समय आते आते कितने निकल गए? एक महीने में 12, तो 480। ये देखो हमने क्या बनाया, एक के अंदर लगभग हम 300 के आसपास मान लें, 300 से 400 हो सकती है ना? तो ये जो उनके अंदर निकल रही है, ये अंड कोशिकाएं, वो अंड कोशिकाएं एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं, रुक जाती हैं। इसीलिए महिलाओं के अंदर आर्तव चक्र भी एक समय के बाद रुक जाता है, क्योंकि जो अंड कोशिका बननी थी वो बन चुकी, वो निकल चुकी, बात खत्म। आ रहा है समझ में? तो इसको अब जैसे आपको जो मैंने डेटा दिया है, इसको अगर देखा जाए तो मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप लोग जोड़ोगे तो बोलेगा कि इतना कम, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम आपको पूरी बात यहाँ पे नहीं बता सकते। चलो 400 के आसपास मान लेता हूँ, क्योंकि अभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब तक लैक्टेशन पीरियड होता है उस टाइम पे ये नहीं भी होता है, ये रुकता भी है। तो कोई बात नहीं, आप 400 के आसपास मान लो, हमारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे नंबर वैसे भी कोई पूछ नहीं रहा, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है बच्चे, कि यहाँ पे अंड जनन कैसे होगा आइए दिखाता हूं। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या है, पुटिका कोशिकाएं। कब? ये जो कहानी दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला है अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है भ्रूणावस्था से ही, यस और नो? भ्रूणावस्था से ही शुरू हो गई। तो यहाँ पे जो पुटिका कोशिकाएं दिखती हैं, ये पुटिका कोशिकाएं कुछ समय के बाद ही अपने ऊपर कुछ कोशिकाओं का लेयर बनाना शुरू कर देती है। ये पुटिका कोशिकाएं हैं, नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स हैं। इन फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना, इन कोशिकाओं के ऊपर, अगर ये पुटिका कोशिका है एक, जैसा कि हमने बनाया भी है, अगर ये एक पुटिका कोशिका है, ये एक पुटिका कोशिका है, तो इन कोशिकाओं के ऊपर यहाँ पे एक गोल गोल से कण के जैसी कोशिका इकट्ठा होने लगती है, ऐसे। क्या होने लगती है बच्चे? एक कण जैसी कोशिका इकट्ठा होने लगती है, ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। और जब इस पुटिका कोशिका के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बनने लगे, क्या बोल रहे हैं इसे? ग्रेनुलोसा कोशिका। जब इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बनने लगे, ग्रेनुलोसा कोशिका बनने लगे, तो ये पुटिका कोशिकाएं इस समय पे कही जाती हैं प्राथमिक पुटिका कोशिका। नाम याद रखना है, यही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलना है इसे? प्राथमिक पुटिका के लिए पू और कोशिका के मतलब को, समझ जाओगे ना? प्राथमिक पुटिका कोशिका बोलने लगते हैं इसे, प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स बोलने लगते हैं। क्लियर बच्चे? ये कोशिका यहाँ पे ही और खाना पानी लेती है, और खाना पानी लेती है, अपना आकार और बढ़ाती है। लेकिन आपको एक चीज सिखाना है, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाना है, जरा सुनिए क्या होता है। अगर मैं बोल रहा हूं मादा शरीर, और ये मादा शरीर किसका? मानव का। फिर से रिलेट करना, ऐसी चीज आपको पहले मैं नर पढ़ा रहा था तब भी सिखा चुका हूं, है ना, तब भी बातें कर चुके हैं। मादा शरीर, और मादा शरीर किसका? मानव का। मानव के मादा शरीर की जब कोशिकाओं को हम देखते हैं, मानव के अंदर जब मादा शरीर की कोशिकाओं को हम देखते हैं, तो ये मादा शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, अगर मैं इनका गुणन बताऊं तो ये द्विगुणित होती हैं, यस और नो? 2n स्थिति में होती है क्या बच्चे?
मादा शरीर क्या है? द्विगुणित कोशिकाओं का बना हुआ। तो अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं पुटिका कोशिका की, तो पुटिका कोशिका भी मादा शरीर के अंदर है? यस और नो? पुटिका कोशिका भी कैसी होती है? पुटिका कोशिका भी कैसी होगी? 2n होगी, द्विगुणित होगी। यस और नो? अरे हाँ या ना? द्विगुणित होगी। कोई इसमें तो शंका है ही नहीं कि भाई मानव तो द्विगुणित है, तो उसके शरीर की सभी कोशिकाएं भी कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। तो यहाँ पे द्विगुणित हो गया सर, कोई बात नहीं, बढ़िया है। यस और नो? क्लियर है? सुनिएगा, हम बनाने जा रहे हैं मादा युग्मक। अब आप खुद जवाब दीजिएगा, ऐसी बातें आपको सिखा चुका हूं। इस पुटिका कोशिका से ही बन रहा है मादा युग्मक। यस और नो? सिखा चुका हूं। पुटिका कोशिकाओं से क्या बन रहा है? मादा युग्मक। और ये जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक कैसी होती है? अगुणित होती है। क्योंकि हमने सीखा है कि जब भी युग्मक की बात करेंगे तो जो गैमीट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, वो हमेशा कैसे हैं? युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। यस और नो? तो एक द्विगुणित कोशिका से एक अगुणित संरचना बनाना है, एक 2n से n बनाना है, तो विभाजन कौन सी होगी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा बच्चे? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कोई शंका शुबहा नहीं है इसमें। यस और नो? और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपको एक चीज पता है बच्चे? आ जाओ वो भी सीखो कि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा दो प्रावस्थाओं में होता है। जब भी आप अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं तो अर्धसूत्री विभाजन हमेशा दो अवस्थाओं में होता है। इसकी दो फेजेज होती हैं। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन 1, फर्स्ट, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। यस और नो? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, दो अवस्थाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इन पुटिका कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद इन पुटिका कोशिकाओं से ये युग्मक जनन की शुरुआत होगी। यस और नो? सुनिए ना एक बात और, एक और बात सुनिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। पुटिका कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन प्राथमिक पुटिका कोशिका से शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? प्राथमिक पुटिका कोशिका से प्रारंभ हो जाता है। सीखेंगे। सीखेंगे कैसे हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। प्राथमिक पुटिका कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। सुनेंगे और सीखेंगे कैसे है। यहां पे हमने बना रखा है पुटिका कोशिकाएं। ये जो प्राथमिक पुटिका कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं अपना आकार बढ़ाती हैं। खाना पीना लेती हैं, न्यूट्रिशन लेती हैं और अपना आकार बढ़ा रही हैं। समझिएगा, मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं। आपके बुक में, आपके पुस्तक में चित्र बना है लेकिन स्पष्ट नहीं बना है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आता। बट मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ इसको देखते रहे तो आपको सारी बातें बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखो, अब ये बड़ी हो गई। खा पी के क्या हो गई? बड़ी हो गई। यही जो छोटी छोटी हरी कोशिकाएं थी ये बड़ी हो गई और इनके ऊपर आप देख ही रहे हो एक लेयर बनी है जिसे हम लोग ग्रेन्युलोसा सेल बोल रहे हैं। ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की क्या है? लेयर। ये अभी भी प्राथमिक पुटिका ही है। यस और नो? क्या है ये? प्राथमिक पुटिका। नाम में कोई परिवर्तन नहीं, बस आकार क्या हो गया इसका? बड़ा हो गया। खा पी के बड़ा हो गया है, बस और कुछ नहीं हुआ।
ठीक है। यहां पे जो प्राथमिक पुटिका है, इस प्राथमिक पुटिका कोशिका के अंदर ही क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, इस प्राथमिक पुटिका कोशिका के अंदर ही अर्धसूत्रीय विभाजन प्रारंभ होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है, प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इसे। बढ़िया है, प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जरा ये भी तो सुनिए। यहाँ पे जो प्राथमिक पुटिका कोशिका है, प्राथमिक पुटिका में अर्धसूत्री विभाजन, प्राथमिक पुटिका में अर्धसूत्री विभाजन विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के पश्चात रुक जाती है। क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं कि यहां पे विभाजन हुआ और वो मियोसिस फर्स्ट के बाद रुक गया, स्टॉप हो गया। तो सर ये कैसे विभाजन हुआ, ऐसे कैसे बना पुटिका कोशिका से मादा युग्मक? क्योंकि आपने तो बोला है कि पुटिका कोशिका में विभाजन से मादा युग्मक बनता है, और हमने ये भी जानते हैं हम लोग कि अर्धसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में होता है, 2 चरणों में होता है। तो आपने तो पहले चरण में ही रोक दिया, तो बेटा ये पहले चरण में ही रुक गया है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये है कि अभी अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हुआ है। मतलब यहां पे बस पुटिका कोशिका का विभाजन हुआ है, यहां पे मादा युग्मक का निर्माण भी नहीं हुआ है। समझ में आया? यहां पे मादा युग्मक का निर्माण भी नहीं हुआ है, ये अभी बीच में चल रहे हैं, अभी हम आधे रास्ते में अटके हैं। समझिएगा इस बात को, रुक जाती है यहां पे, बहुत महत्वपूर्ण बात। द्वितीय चरण का विभाजन, जो द्वितीय चरण का विभाजन है, जन्म के बाद जो द्वितीय चरण का विभाजन है वो कब होगा? जन्म के बाद अंड निषेचन के समय, जब निषेचन होगा अंड का, अंड निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा प्रारंभ किया जाता है। मतलब जब स्पर्म आएगा, शुक्राणु आएगा, तब जाके इसके अंदर आधा जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है वो होगा। तब तक यह कोशिका कैसी रहेगी? ऐसे ही आधा डिवाइड होके अटकी रहेगी, रुकी रहेगी। समझिएगा बच्चे, पूरी बात फिर से आपके एनसीईआरटी में सब दे रखा है, आप जो भी किताब पढ़ रहे हो आपकी किताब में सब दे रखा है, मैं समझा रहा हूं। यहां पे बना क्या? प्राथमिक पुटिका बनी। इस प्राथमिक पुटिका के चारों तरफ जो खान लेयर बनी हुई है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? विभाजन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं बच्चे? विभाजन हो जाएगा इस प्राथमिक पुटिका में। और इस प्राथमिक पुटिका में विभाजन होने के बाद, जब विभाजन होता है, जरा देखना मैं विभाजन कर रहा हूं, इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस फर्स्ट में 2 कोशिकाएं, आपको वो भी दिखाता हूं। जब ये विभाजन हो रहा है, ये वाला अर्धसूत्री विभाजन, तो 2 चरणों में हो रहा है। यहाँ होता कैसे है ये समझ लीजिए, ताकि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एक कोशिका के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। 11th में पढ़ रखा है आपने, लेकिन भूल गए तो एक बार दिखा देता हूं। एक कोशिका है, इसके अंदर जब पहला डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, तो इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी? 2 कोशिकाएं।
और इनके अंदर ही दोबारा से विभाजन होकर 2 कोशिकाएं, ये हुआ द्वितीय विभाजन। तो अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें अनुसूती विभाजन की, तो एक कोशिका के विभाजन से टोटल 4 संतति या पुत्री कोशिकाएं बनती है। कितनी? संतति बोल दो या पुत्री बोल दो, 4 कोशिकाएं बनती हैं। क्लियर है बच्चे? 4 कोशिकाएं बनती है एक जनन कोशिका से। एक जनन कोशिका से कितनी? 4 कोशिकाएं बनती है। तो यहां पे हम जब शुरू करते हैं, हमने क्या किया? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे विभाजन हुआ, तो विभाजन होके आधा डिवीजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेगी। यस और नो? 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कोशिका बनी ऐसी और एक कोशिका बनती है ऐसी। बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका बनी और ये बनी दूसरी कोशिका। क्लियर है? यहां पे जो विभाजन हो रहा है, अब लिखूंगा यहां पे, बहुत ध्यान से सब लोग सीखते रहना। यहां पे हो रहा है अर्धसूत्री, फर्स्ट विभाजन। यस और नो? 2 कोशिकाएं बनेगी। हाँ सर बनेगी। इसमें से एक कोशिका जो बड़ी वाली है, इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की फिर से लेयर बन जाती है, और अब तो इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की कई लेयर्स बन जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स। और इसे अब हम बोलने लगते हैं, जो विभाजन के बाद बनी है, इसे हम बोलने लगते हैं द्वितीयक पुटिका कोशिका। पहले तक क्या था? प्राथमिक था। अब इसे हम क्या बोलने लगते हैं? द्वितीयक, सेकेंडरी पुटिका कोशिका। समझ रहे हैं? ये जो पहली एक बड़ी सेल बनी है, एक जो छोटी सी बनी हुई है, ये छोटे आकार की कोशिका, इसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, जो यहीं पे नष्ट हो जाती है ना? ध्रुवीय पिंड, आपको ये याद रहना चाहिए, ध्रुवीय पिंड कितने बनते हैं, और ये भी देख लो कहाँ बनते हैं। मैं तो बना के भी दिखा रहा हूं, मैं आपको बता नहीं रहा कि 2 बनते हैं, दिखा रहा हूं कि 2 बनते हैं। यस और नो? यहां पे बन गया द्वितीयक पुटिका कोशिका। क्लियर है बच्चे? स्पष्ट है? ये द्वितीयक पुटिका कोशिका के ऊपर जो ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर देख रहे हैं आप लोग, जो द्वितीयक पुटिका कोशिका के ऊपर जो ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर देख रहे हैं, इसके अंदर जो लेयर है, ये लेयर वापस से क्या होते हैं? इनका विन्यास परिवर्तन होता है, और ये इसके ऊपर मुख्यतया 2 लेयर में बन जाते हैं। दो लेयर में बन जाते हैं। ये उनका ही मतलब मैं दिखाने के लिए, अरेंजमेंट दिखाने के लिए, ये अंदर वाला लेयर है और ये बाहर वाला लेयर है। अभी भी यह है द्वितीयक कोशिका ही। क्या है? द्वितीयक कोशिका ही है अभी भी। यहाँ पे पूरी कोशिकाएं भरी हुई हैं। अभी भी क्या है? द्वितीयक कोशिका। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर 2 प्रावरक बन गए। क्या बन गए? 2 प्रावरक। देखना, ये बाहर वाली ये जो कोशिकाएं जो गोल गोल सी बनाई है, ये होती है बाह्य प्रावरक। थीका बोलते हैं इसे, थीका एक्सटर्ना, बाहर वाला बाह्य प्रावरक। और जो ये अंदर वाली है, इसके अंदर अंदर वाली ये है अंतः प्रावरक। थीका इंटरना। क्या बन गया? थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इस तरीके की संरचना बन जाती है। स्पष्ट है? इस कंडीशन में क्या होता है, जो बीज की कोशिका है, ये जो बीज की कोशिका आपको दिख रही है, ये वाली जो यहाँ पे विभाजन से बनी है,
ये कोशिका अब खाना पानी मांगने लगती है, और खाना पानी मांगती तो कहां से मांगेगी? जो इसके चारों तरफ कोशिकाएं हैं। किनसे? जो इनके चारों तरफ कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से खाना पानी मांगने लगती है। जिससे होता क्या है जरा देखना, यहाँ पे जो थीका इंटरना है, ये भी बता देते हैं साथ साथ। थीका इंटरना अंतःप्रावरक, यह एक अंतःस्रावी संरचना की तरह काम करना शुरू कर देती है। एंडोक्राइन अंतःस्रावी, और ये हार्मोन स्रावण शुरू कर देती है। जैसे नर के अंदर एंड्रोजन निकला था, फीमेल्स के अंदर यहाँ पे एस्ट्रोजन निकलता है। फीमेल्स के अंदर क्या निकलता है बच्चे? एस्ट्रोजन निकलता है। ये जो एस्ट्रोजन है, जैसे नर के अंदर एंड्रोजन का मुख्य हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन का मुख्य हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे एस्ट्रोजन का मुख्य हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां से होता है। क्लियर? ये वाली यहाँ पे क्या हुआ? ये खाना मांगने लगी, भाई हमको खाना चाहिए, तो खाना देगा कौन? अंदर वाली तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, अंतःस्रावी संरचना की तरह काम करे, तो ये तो अब हार्मोन निकालेगी, तो खाना देने का जिम्मेदारी कौन लेता है? बाहर वाला। और बाहर वाली कोशिका इसको खाना देना शुरू करती है। देखना, जब बाहर वाली कोशिका इसको खाना देना शुरू करती है, तब क्या होता है? बीच वाले का, इसका आकार तो बढ़ गया क्योंकि खाना पानी मिल रहा है, यस और नो। इसके ठीक बाहर आपने लेयर बनाई दी जो हार्मोन का स्राव कर रहा है। अब इसके जो बाहर कोशिका है, जो थीका एक्सटर्ना, जो बाह्य प्रावरक था, वो बाह्य प्रावरक गायब होना शुरू हो जाता है। और बाह्य प्रावरक गायब होना शुरू हुआ, तो हम बोलते हैं, जैसे ये गायब होती, कुछ पहले दोनों दिखा देता हूं। ये कुछ क्या हो गई? गायब हो गई। ये गायब होना शुरू होता ही, जैसे ये दिखता है, ये खाली जगह ये बता रही है कि अब ये पुटिका परिवर्तित हो रही है। जो खाली जगह बन रहा है, यहाँ पे गुहा बन रही है, यहाँ पे कैविटी बन रही है, ये गुहा या गह्वर की वजह से। गुहा या गह्वर की वजह से इसे अब हम बोलने लगते हैं तृतीयक पुटिका कोशिका। क्या बोलने लगते हैं? तृतीयक पुटिका। देखो, प्राथमिक से चले थे, द्वितीयक पे आए, द्वितीयक से कहां आ गए? तृतीयक पे। जब तृतीयक कोशिका को आप देखते हैं, तो तृतीयक कोशिका की पहचान पता है क्या है? तृतीयक कोशिका की पहचान यही है, अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं। तृतीयक कोशिका की पहचान ये है कि इसके अंदर ये गुहा बहुत स्पष्ट रूप से बन जाती है। इसके अंदर ये गुहा जो है, ये बहुत स्पष्ट रूप से बन जाती है। जो बाहर वाली गुहा है, एक लेयर इसको बाहर से घेरे है, बाकी सबका खाना पीना क्या कहिए खा गई। एक लेयर बाहर से घेरे हुए है, और जो अंतर वाला था वो इसके ऊपर एक दूसरा आवरण बना लेता है। अंतःस्रावी की तरह काम कर रहा था, वो क्या करता है, एक यहाँ पे और एक श्रावण कर देता है, जिसे बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं बेटा? जोना पेलुसिडा। और आप देख रहे हैं इसके अंदर जो बनना शुरू हुआ था, गुहा बनना शुरू हुई थी,
अब ये बस कुछ कोशिकाओं से जुड़ा है और प्रॉपर एक गुहा बन गई है। जब इसके ऊपर ऐसी गुहा बन जाती है, प्रॉपर यहाँ पे कैविटी बन गई, बाकी सब सेल खत्म हो गई, खा पी गई, गुहा बन जाती है, तब इसे आप यहाँ पे ये तृतीयक पुटिका बनना शुरू हुआ था, आप इसे अब बोलने लगते हैं ग्राफियन पुटिका। क्या बोलने लगते बच्चे? ग्राफियन पुटिका। ध्यान देना, बहुत बढ़िया सी बात है। अभी मैंने आपको मादा हार्मोन नहीं पढ़ाया है, नहीं सिखाया, नहीं तो आप समझते कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालते हैं, एफएसएच निकालते हैं, जो इन फॉलिकुलर सेल्स को क्या करवाता है? आगे बढ़वाता है। क्या करवाता है? आगे बढ़वाता है। हुआ क्या? ध्यान देना, ये इस अवस्था पे, ये असमान अवस्था पे ये रुकी हुई थी। भ्रूणावस्था में क्या ये कहाँ रुकी हुई थी? यहाँ पे रुक गई थी। अरे हाँ या ना? यहाँ पे रुक गई थी ना, ये असमान विभाजन होके रुक गई थी भ्रूणावस्था में। अरे क्लियर है क्या? प्राथमिक के अंदर अर्धसूत्री जो, वो भी विभाजन कैसा था ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो बड़ी जरूरी बात थी। ये कैसा है? असमान विभाजन है। कैसे? अरे बराबर बराबर बटता तो दो कोशिका बनती, यहाँ पे तो एक कोशिका ने सारा पोषण ले लिया, एक कोशिका बस रह गया, थोड़ा बहुत बस दिख रहा है, इसे हमने बोल दिया ध्रुवीय पिंड। इसलिए बोलते असमान विभाजन, एक बन गया ध्रुवीय पिंड, एक बन गई आपकी द्वितीयक पुटिका कोशिका, जो यहाँ पे जब ये लड़की बड़ी होगी, यहाँ तक रुक गया ये, जब ये लड़की बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद उसके अंदर निकलेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब वो यौनावस्था में आएगी और वो आगे के फॉलिकल को बनवाएंगे। वो क्या करेंगे? आगे के फॉलिकल को, इसको बनवाएंगे, पुटिका कोशिकाओं को। और जब ये ग्राफियन पुटिका मैच्योर पुटिका की तरह बन जाएगी, जैसा यहां बनी है ये, तो अब एक स्लाइड आगे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ध्यान दें, जब ये पुटिका कोशिका बन जाती है, तब जाके ये पुटिका कोशिका अपने अंदर से इस द्वितीयक इसके अंदर से, ग्राफियन पुटिका में से ये कोशिका निकल जाता है, और ये निकलता है तब इसे आप बोलते हैं द्वितीयक अंडजनक। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। आप समझिए, पूरा फिर से करना ही पड़ेगा, है ऐसी चीजें, थोड़ा सा फीमेल वाला कॉम्प्लिकेटेड है। फीमेल के अंदर हमने कहानी यहाँ से पढ़ी, हमने यहाँ पे पढ़ा क्या? यहाँ पे ये बना था प्राथमिक पुटिका, यहाँ पे थी ये प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होके क्या बना ली? सेकेंडरी। द्वितीयक पुटिका में ये सेकेंडरी oocyte। वो सेकेंडरी oocyte तो वैसे ही है, खा पी के बस उसका आकार बढ़ रहा है। जोना पेलुसिडा की कवरिंग के साथ ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर या ग्राफियन पुटिका में आ गई है। और अब ये सेकेंडरी oocyte हम क्या बोल रहे हैं? अब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज हो रही है, जिसे बोलते हैं द्वितीयक अंडजनक। हम लोग अभी काम चलाने के लिए कभी कभी इसी को क्या बोल देते हैं? अंड कोशिका बोल देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। और जो बचा हुआ हिस्सा है ये कहलाता है कार्पस लुटियम। क्या कहलाता है बच्चे? कार्पस लुटियम कहलाता है। देखो दिखा रहा हूं आपको, कार्पस लुटियम कहलाता है। जब ये अंडजनक जो यहाँ पे कोशिका दिख रही है, जब इस अंडजनक कोशिका के बाद, लिखा है ना मैंने, अंडजनक निषेचन के समय जब इस अंडजनक कोशिका के पास शुक्राणु आता है, जब शुक्राणु आता है तो शुक्राणु इसके बाहर वाली लेयर पे जोना पेलुसिडा पे टच करके एक्टिवेट कराता है वो जो बचा हुआ या जो रुका हुआ जो इसके अंदर रुका हुआ था, जो प्रजनन, वो विभाजन, वो जोना पेलुसिडा की टच करता है जब ये, तब इसके अंदर द्वितीयक विभाजन होता है। ध्यान से सुनते रहेंगे, बहुत आसान तरीके से सिखाया मैंने। ये जो अंड कोशिका है, अब इसके अंदर क्या होगा? द्वितीय अर्धसूत्री जो रुका हुआ था वो कंप्लीट होगा, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस विभाजन के पश्चात यहाँ पे
एक अंड कोशिका बनती है, ये प्रॉपर अंड कोशिका है। क्या बनती है? यहां से एक अंड कोशिका बनती है और यहां पे एक बन जाता है फिर से ध्रुवीय पिंड। दो कोशिकाएं बननी है तो एक अंड कोशिका बन गई, एक बन गई क्या? ध्रुवीय पिंड। तो आपने देखा ये अंड कोशिका, ये युग्मक कैसे बना, समझ में आया? अब इस अंड कोशिका को बनने में हमने एक तरीके से पढ़ लिया अंडाशय के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन जब ये अंडाशय के अंदर अंड कोशिका बन रही होती है, इसी समय पे महिलाओं के अंदर, मादाओं के अंदर आर्तव चक्र भी चल रहा होता है। क्योंकि हमने आपको सिखाया था हर आर्तव चक्र के साथ एक अंड कोशिका निकलेगी, यानी यहां पे इसके साथ साथ ये जो घटना चल रही है, इस घटना के साथ साथ आर्तव चक्र भी चल रहा है और आर्तव चक्र के साथ ही ये अंड कोशिका विमोचित हो रही है, ये अंड कोशिका निकल रही है। समझ में आया? तो मैंने आपको युग्मक कैसे बनता है ये दिखा दिया, मैंने आपको युग्मक कैसे बनता है ये दिखा दिया। मुझे स्पष्ट है कि आप लोगों के पास यही वाली बुक होगी और यही वाला चित्र होगा, यही बुक है और यही चित्र बना होगा आप लोगों में, यही होगा ना बच्चे? ये वाला डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो इसमें लिखा है कि जो अंड जननी यानी जो प्राइमरी oocyte है, अंड जनक कोशिका है, उसमें सूत्री विभाजन विभेदन हुआ, सूत्री विभाजन हुआ और बन गया प्राथमिक अंडक। मतलब जो पुटिका कोशिकाएं थी उन्हीं के डिवीजन से बनना है, उन्हीं से अंड कोशिका बनी, तो उसे क्या बोल दिया एनसीईआरटी ने? अंड जननी कह दिया। उस अंड जननी के अंदर क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत टेढ़ा है, लोग समझ नहीं पाते, मैंने बहुत क्रिस्टल समझाया आपको, एक बार समझना आप लोग और किताब पढ़ लेना साथ साथ। अंड जननी जब यहाँ पे जब विभाजन होगा अर्धसूत्री, तो प्राथमिक अंडक बना के यहाँ पे प्राथमिक अंडक बना दिया। फिर क्या लिख रहा है? पहला अंडक अर्धसूत्री अंडोत्सर्ग समाप्त। वहां पे जो अंड प्राइमरी oocyte बना है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया और अंडोत्सर्ग के पूर्व, अंडा निकलने के पहले पहले की बात हो गई। बाद में देखो जन्म हो गया, उसी अवस्था में बाल्यावस्था बीत गई, यौन आरंभ हो गया। यौन आरंभ होने के बाद इसके अंदर जब फॉलिकुलर सेल्स आती हैं, जब फॉलिकुलर सेल्स आ जाएंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका कोशिकाओं को चलाने वाला जब हार्मोन का स्रावण शुरू होगा, तब इसके अंदर द्वितीयक अंडक बनेंगे और उस द्वितीयक अंडक से, यही इस द्वितीयक अंड जनक या अंडक बोल दें, इससे अंड कोशिका बनेगी। आ रहा है समझ में? अंड जनक बोल दो या अंडक बोल दो, जिससे क्या बनेगी? अंड कोशिका। तो वो चित्र के रूप में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला आपको वो चित्र के रूप में दिखाया गया है, जो भी मैंने पूरी कहानी बताई है। हाँ, हमें एक चीज बस सुन लेना है और कि नर व मादा के अंदर अब हम लोग बात कर सकते हैं कि सुख जनन में क्या फर्क था। पहला, नर के अंदर हमेशा ये यौनावस्था के बाद शुरू होता है, मादा के अंदर यौनावस्था के पहले मतलब भ्रूणावस्था से शुरू हुआ और यौनावस्था के बाद तक चल रहा है ना? चला, रुका, फिर चलने लगा। यस और नो? नर में शुरू हुआ तो बस शुरू है। क्लियर? दूसरी बात, नर के अंदर ये निरंतर था, लगातार था, यहां पे रुक रुक के है। तीसरा, नर के अंदर एक बार युग्मक जन्म में बहुत बड़ी संख्या में युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। मादा के अंदर हमेशा एक अंड कोशिका बन रही है, क्योंकि बाकी तो ध्रुवीय पिंड बना के खत्म हो जा रहे हैं। यस और नो? तो ये कुछ बड़े मेजर, बड़े विशेष से दोनों के अंतर फर्क है, अंतर है। और अगर आपने ये कहानी सीख ली कि अंड कोशिका कैसे बना है, तो मैंने क्या बताया? आर्तव चक्र के समानांतर ये चीजें चल रही हैं। तो कल हम लोग आर्तव चक्र भी पढ़ लेंगे और देखेंगे कि आर्तव चक्र के साथ ये चीजें कैसे चल रही हैं। जब एक बार समझ में आ जाएगा और मादा जनन आर्तव चक्र के साथ हम बना लेंगे, उसके बाद निषेचन करके बच्चा बाहर कर लेंगे और बधाई हो बोल के ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो पढ़ते रहिए बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। और अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी नोट्स मिले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी मिले, तो मोशन का ऐप डाउनलोड करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।